है भाई, कैसा प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री अपने मुंह से सीधे आरोप लगा रहा है कि साहब इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, इतना भ्रष्ट है, इतना बेईमान है, और उसी को आप जो है उसी के साथ सत्ता में आप शामिल हो जा रहे हैं, उसको अपने तरफ आप मिला रहे हैं, और दूसरे तरफ जो है आरोप लगा रहे हैं कि साहब जो आपके विरोध में जो पार्टियां गोलबंदी करना चाह, मान लीजिए तेजस्वी यादव पर आरोप लगा, इस पर 4 बार आप तलाशी ले चुके हैं। मैंने अकेले तेजस्वी के हैं ही नहीं, तेजस्वी के नज़दीक के जो लोग हैं उन लोगों पर जो है आप ये कर चुके हैं, और उसके बाद जो है अब आप यहाँ किस मुंह से बोलिएगा कि भ्रष्टाचार का आरोप है। वही नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। विपक्षी एकजुटता की होने वाली दूसरी बैठक को लेकर कई तरह का कयास लगाया जा रहा है। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने पूर्णतः प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के विराम लगा दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेंगे जिनकी पत्नी हो। हमारे साथ बात करने के लिए हैं शिवानंद तिवारी, राजद के वरिष्ठ नेता, बेहद अनुभवी नेता हैं। सर, क्या लगता है, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने कहे कि प्रधानमंत्री वैसे व्यक्ति बन सकते हैं जिनकी पत्नी नहीं हो? नहीं, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री हाउस में उसी व्यक्ति को रहना चाहिए जो जिसकी पत्नी हो, पत्नी के साथ जो है रहे, अकेले वहाँ नहीं रहना चाहिए। अब उन्होंने देखा कि पिछले 9 बरस से एक अकेला आदमी जो है वहाँ रह रहा है, और देश की हालत जो है क्या हो गई। इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी को भी सलाह दिया कि भाई शादी वादी कर लीजिए, आप बगैर शादी किए हुए मैंने आप अच्छा लगते नहीं हैं। उन्होंने इसीलिए उनको भी सलाह दिया। तो लालू जी हैं, अपने अंदाज में वो बहुत सारी बात कहते रहे हैं। उन्होंने इस बात को कहा, और कहने का एक मतलब ये भी है कि प्रधानमंत्री जी की शादी हुई है। पहले जो है उन्होंने कबूल नहीं किया था कि हमारी शादी हुई है, हमारी पत्नी का नाम फलाना है। पहली दफ़ा प्रधानमंत्री बने तो जहाँ तक हमको याद आता है पहली दफ़ा भी उन्होंने कबूल नहीं किया था। बाद में दूसरी दफ़ा उन्होंने कबूल किया कि साहब हमारी शादी हुई है और हमारी पत्नी का नाम जो है फलाना है। तो ये तो अन्याय था भाई, इस महिला पर अन्याय था। बाद में आपने कबूल किया, पहले क्यों नहीं कबूल किया भाई? शादी तो आपकी हो चुकी थी। तो एक औरत को पत्नी का दर्जा देने में आपको क्यों संकोच हो रहा था? ये जो पुरुष की मानसिकता है, ये मानसिकता उसी की दोतक है। आपने शादी कर लिया, वो तो आपके नाम पर मैंने सिंदूर लगा रही है, जो एक पत्नी के नाते हम लोगों के समाज में जो परंपरा बना हुआ है, पर्व है, त्यौहार है, ये है, वो सब कर रही है, और आप उसका नोटिस ही नहीं ले रहे हैं। उसका जो वजूद है, एग्जिस्टेंस है, उसी से आप नकार रहे हैं। फिर आपने कबूल किया, नहीं साहब हमारी शादी हुई है, हमारी पत्नी का नाम फलाना है, लेकिन आपने अपने यहाँ जगह तो नहीं दिया। तो जगह नहीं दिया, उसका भी एक माने नकारात्मक असर होता है। इसलिए लालू जी ने अपने ढंग से उसको कहा कि भाई प्रधानमंत्री का जो निवास है उसमें व्यक्ति जो है अपने पत्नी के साथ रहे। एक सवाल ये भी है कि तब तो नीतीश कुमार पर भी जो है तलवार लटक गया ऐसे में, ममता बनर्जी हों, तमाम लोगों पर, तो फिर आखिर वो चेहरा कौन होंगे? अब चेहरे वगैरह की तो बात में होगी। अभी तो पहली बात यह है कि किस तरह से विपक्षी एकता हो। अब देखिए ना, विपक्षी एकता होगी इस भय से क्या स्थिति हो गई है। आपने अभी देखा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। इसके पहले बार जो है शरद पवार जी के पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई, और इस बार लोगों ने तोड़ दिया। जो जिस आदमी के बारे में, अजीत पवार के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70,000 करोड़ रुपया इसने लूटा है, इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, और उस प्रधानमंत्री को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। भाई ऐसा एक मामले में नहीं है, अनेकों मामले में इस तरह का है जहां आप खुद प्रधानमंत्री अपने मुंह से आरोप लगा रहे हैं, और उसी आदमी को जो है फिर सरकार में शामिल करके उसको पद पर, कुर्सी पर बैठा दे रहे हैं। ये स्थिति है वहाँ। एक दो का नहीं, आप देखिएगा यहाँ संगमा जी के यहाँ, ये असम के ये में, वहाँ जो है मैंने कहा कि ये सरकार जो है भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, और चुनाव के बाद शिलोंग में जो चीफ मिनिस्टर हैं, 2 इनके विधायक जुटे, उसी सरकार में शामिल हो गए। तो एक सबके लिए सोचने की बात है कि कैसी पार्टी है भाई, कैसा प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री अपने मुंह से सीधे आरोप लगा रहा है कि साहब इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, इतना भ्रष्ट है, इतना बेईमान है, और उसी को आप जो है उसी के साथ सत्ता में आप शामिल हो जा रहे हैं, उसको अपने तरफ आप मिला रहे हैं, और दूसरे तरफ जो है आरोप लगा रहे हैं कि साहब
जो आपके विरोध में जो पार्टियां गोलबंदी करना चाह रही हैं आपको हटाने के लिए, ये भ्रष्ट हैं, फलान है, ठिकान है। तो भ्रष्टाचार जिनको आप भ्रष्ट कह रहे हैं, अगर वो आपके पास चले जा रहे हैं तो कुर्सी के हकदार हो जा रहे हैं, सत्ता में भागीदारी का उनको आप जो है ये कर रहे हैं। और उसके बाद जो है फिर किस मुंह से, शर्म भी नहीं आती है, संकोच भी नहीं होता है, लाज भी नहीं लगती है कि किस मुंह से आप जो है विरोधियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। अब हमारे यहाँ मान लीजिए तेजस्वी यादव पर आरोप लगा, इस पर 4 बार आप तलाशी ले चुके हैं। मैंने अकेले तेजस्वी के हैं ही नहीं, तेजस्वी के नज़दीक के जो लोग हैं उन लोगों पर जो है आप ये कर चुके हैं। और उसके बाद जो है अब आप यहाँ किस मुंह से बोलिएगा कि भ्रष्टाचार का आरोप है। वही इसका मतलब कि तेजस्वी जो है आपके साथ चले जाएं तो फिर इनको आप बना दीजिएगा, मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। ये सत्ता के लिए सब कुछ हो रहा है, भ्रष्टाचार से एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। और इस पार्टी के जैसा, भारतीय जनता पार्टी के जैसा आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान के हर जिला में इन लोगों ने अपना पार्टी दफ्तर बनाया है। हर जिला में पार्टी दफ्तर, कहाँ से पैसा आ रहा है? हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं, हम 1952 से राजनीति को देख रहे थे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, एक ज़माने में कांग्रेस के पास संपत्ति थी, कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई वाली पार्टी थी। बहुत लोगों ने कांग्रेस को उस समय दान दिया था। उस समय सस्ती का ज़माना था, लोग ज़मीन दे रहे थे, कोई मकान बनवा दे रहा था आज़ादी की लड़ाई में। तो कांग्रेस के पास संपत्ति थी। उसके बाद जो है किसी भी के पास भी उस तरह की संपत्ति नहीं थी। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी का संपत्ति देख लीजिए, उनका जो मुख्यालय है दिल्ली में, जो पार्टी है, लोग कहते हैं 7 स्टार होटल जो है फेल है। और उसके अलावे मैंने पूरे देश में हर जिला में मुख्यालय में आप पार्टी ऑफिस बना रहे हैं। यहाँ जो है बिहार में बना है। लोग बताते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं ज़मीन के खरीद बिक्री से लेके और बनाने तक में काफ़ी हेरा फेरी हुआ है। खरीद रहे हैं 10 में, लिखवा रहे हैं कि 15 में खरीदा। खर्चा हो रहा है बनाने में 1 लाख, अब लिखवा रहे हैं कि 1.5 लाख खर्चा हुआ। खूब हुआ है ये सब। आपस में इन लोगों के मारामारी की स्थिति जो है पैदा हो गई। तो एक तरफ साफ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, आप भेज रहे हैं ईडी को, अब विरोधी दल के लोगों के यहाँ आप भेज रहे हैं सीबीआई को। और आपके अडानी के मामले में लोग कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट्री पार्टी से, यानी संयुक्त संसदीय दल से, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से आप इसकी जांच करा दीजिए। उसके लिए आप तैयार नहीं है। ये ईडी फीडी नहीं, ईडी फीडी के तो पास बहुत ताकत है, बहुत पावर है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने और उसको मजबूत बना दिया ईडी को। तो ईडी से नहीं कह रहे हैं लोग, सीबीआई से नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जो है संयुक्त संसदीय दल से इसकी जांच करा दी। वो भी नहीं तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ सोनिया गांधी जैसी महिला को आप बुला के घंटों जो है बैठाते हैं। वो अस्पताल से निकलने के बाद, अस्पताल में भर्ती नहीं, निकलने के बाद 1 हफ्ता के बाद जो है आप उनको 4 घंटा बुलाए रहे। राहुल गांधी को 2-2, 3-3 बार बुलाए। किसको नहीं आपने बुलाया साहब? तो संपूर्ण विपक्ष को आपने कह रहे हैं ये तो भ्रष्ट है या देशद्रोही है, इसी श्रेणी में आप डाल दिए हैं। इसी तरह की डेमोक्रेसी आप चला रहे हैं। ये हालत है, बहुत ही चिंताजनक हालत है देश की। इसलिए ज़रूरी है लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र स्वस्थ रहे, जनता की इच्छा का प्रदर्शन जो है उस लोकतंत्र में हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इनको हटाया जाए। लोकतंत्र इनसे चल नहीं रहा है। संविधान के अनुसार जो है देखिए, संविधान को ये कहा जाता है इंदिरा गांधी के बारे में कि संविधान को उन्होंने ये किया, इमरजेंसी लगा, हम लोग इमरजेंसी में जेल में रहे। सही बात है, इमरजेंसी लगाया और ये माना जा रहा था कि आज़ादी के बाद लोकतंत्र पर सबसे बड़ा संकट वो आया। लेकिन माने इमरजेंसी का प्रावधान जो है संविधान में था, उस प्रावधान का इस्तेमाल किया इंदिरा गांधी ने, गलत ढंग से इस्तेमाल किया। लेकिन संवैधानिक प्रावधान के इस्तेमाल करके देश में इमरजेंसी लगाया। आज क्या हालत है भाई? संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी चलती कैसे है? डेमोक्रेसी जो है चलती है संस्थाओं के जरिए। जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन एक संस्था है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर दायित्व है कि साहब आप जो है ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ चुनाव कराइए। ऐसी व्यवस्था कीजिए कि बगैर डर के, बगैर भय के, बगैर लालच के लोग वोट डाल सकें। आप इलेक्शन कमीशन में बैठा दीजिए ऐसे आदमी को जिसका आंख बंद है, जिसके कान में ठेपी लगा हुआ है, न देख सकता है न सुन सकता है। वही हालत हुआ कर्नाटक में। कर्नाटक में बजरंग बली का नारा लगा।
वे सब कोई जानता है कि भगवान का नाम लेकर के आप वोट नहीं मांग सकते। मंदिर परिषद या मस्जिद परिसर में के नज़दीक जो है भाषण नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री जो है चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है बजरंग बली, वोटर को कह रहा है कि जब वोट डालने के लिए जाइए तो बटन दबाइएगा ईवीएम का, उस समय बजरंग बली जिंदाबाद का नारा लगाइएगा। कहाँ गया इलेक्शन कमीशन भाई? तो हम कह रहे थे कि आप इन संस्थाओं को ही पंगु कर दीजिए। आप जबरदस्ती जो है मैंने पार्लियामेंट में बिल जो है पास करा लीजिए, तो रहेगा लोकतंत्र का जो है ढांचा रहेगा, लेकिन लोकतंत्र की आत्मा जो है उसमें नहीं रहेगी, मृत होगा। तो लगभग वही स्थिति आज लोकतंत्र की है। इस लोकतंत्र को जीवंत बनाना है। जीवंत क्यों बनाया है भाई? कि हमारे देश में देखिए जाति प्रथा है। हमको याद है 1952 का चुनाव, पूरा याद तो नहीं है लेकिन हल्का याद है। मैंने उस समय भी 40-45% से अधिक लोग नहीं जाते थे, क्योंकि जाति व्यवस्था में जो नीचे है उसको लग रहा था कि हम कहाँ जाने वोट डालने के लिए जाएं। ये स्थिति थी। धीरे धीरे लोकतंत्र के वजह से, क्योंकि लोकतंत्र आधारित है बराबरी पर, मेरा वोट हो, आपका वोट हो, या किसी दलित का वोट हो, या आदिवासी का वोट हो, मुसलमान का वोट हो, सबको वोट डालने का अधिकार है और सब वोट का मूल्य जो है बराबर है। तो जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास होता गया, चुनाव लड़ने वाले यानी झोंपड़ी के सामने भी जाके उनको हाथ जोड़ना पड़ता है कि हाँ भाई, ये जो सामाजिक हैसियत गरीबों को मिली, दलितों को मिली, आदिवासियों को मिली, महिलाओं को मिली, ये हैसियत उनको कैसे मिली, क्यों मिली? लोकतंत्र से मिली। अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो क्या होगा? ये जो आरक्षण मिला दलितों को या पिछड़ों को या महिलाओं को, ये आरक्षण कैसे, कहाँ से मिला? संविधान से मिला, लोकतंत्र से मिला। संविधान नहीं रहेगा और जो आज दिखाई देता है सबसे मुखर समर्थक जो है नरेंद्र मोदी के